मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज का विषय जो मैंने लिया है वो हमारे शरीर के चक्र, नक्षत्र, राशि कुंडली और नवमांश कुंडली, इन चारों को सामंजस्य से यह समझने का प्रयास है कि आपके अंदर कब रोग होना एक निश्चित संभावना बन जाती है, और ये जो रोग हो रहा है यानी जिस रोग की संभावना बन रही है, आप उस रोग के क्षेत्र को कैसे समझ पाएंगे। तो मैं बता दूं, ये जो विषय है मैंने आईकास के संस्थापक पंडित आर्यभूषण शुक्ला के वीडियोस और अन्य ज्योतिषीय सामग्री के आपस में तालमेल से चुना है। यदि आपको ज्योतिष का गहन ज्ञान है तो आपको पंडित आर्यभूषण शुक्ला के आईकास पर उपस्थित वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। ऐसे गुरुजनों की वजह से ही आज हमारा ज्योतिष नई ऊंचाइयों पर जा रहा है और लोगों के मन से भ्रांतियां भी बाहर जा रही हैं और लोग उसे समझ पा रहे हैं। तो मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए विषय की शुरुआत करता हूं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनके 4 आयाम होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म हमारे जीवन के कर्मों पर, ये जो सामान्य कर्म हम करते हैं अपने जीवन यापन में, उससे संबंधित है। अर्थ का जो क्षेत्र होता है वो हमारे जीविकोपार्जन से संबंधित संसाधनों का होता है। अर्थ त्रिकोण के बाद बात आती है काम, यानी काम पुरुषार्थ बोलें या काम त्रिकोण बोलें या काम का क्षेत्र। ये क्षेत्र वो होता है जो हम अपने जीवन में भोग करते हैं, यानी जो हम संसाधन कंज्यूम करते हैं। उसका जो चौथा क्षेत्र आता है वो होता है मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ हमारे जीवन में सुकून, हमारे जीवन में जो रोग हैं, जो हमारे जीवन की वो समस्याएं हैं जिन्हें हम दूर करना चाहते हैं या जिनकी वजह से हमको समस्याओं से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यही त्रिकोण हमें इस जीवन से मुक्ति भी देता है। यदि आप दान, धर्म, व्रत, त्यौहार देखें तो वो भी इसी मोक्ष त्रिकोण से ही देखा जाता है। यानी आपको कौन सा दान करना चाहिए, आपको कौन सा व्रत करना चाहिए, वो भी इसी मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा होता है। आपके जीवन में सुकून कितना है, आपके जीवन में धन कितना है, वो आपका अर्थ त्रिकोण बताता है। आपके जीवन में आप भोग विलास कितना है, वो आपका काम त्रिकोण बताता है। लेकिन आपके पास धन भी है, भोग भी है, आप मन से सुखी हैं, यानी आपके मन में सुकून कितना है, तृप्ति कितनी है, और क्या इस भोग विलास के चलते आप अपने शरीर में परेशानियां ला रहे हैं, तो इसका भी संबंध इसी हमारे मोक्ष त्रिकोण से होता है। हर एक ग्रह जो है जब नक्षत्र में जाता है तो उस नक्षत्र में भी वो 4 पुरुषार्थों में बढ़ जाता है। तो जो हर नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं वो 4 पुरुषार्थ होते हैं। इन्हीं 4 पुरुषार्थों को हम नवमांश कुंडली से देखते हैं। अब नवमांश कुंडली में भी हमारे को ये देखना होता है, यदि हम रोग की बात करें, क्योंकि ये विषय मुख्यतः रोग पर आधारित है। तो अब राहु केतु को हम जानते हैं कि ये राहु केतु आपके जीवन का वो आधार है जिसके चारों तरफ आपका जीवन घूमता है। आपकी कुंडली में कुछ ग्रह वक्री होते हैं। जो ग्रह वक्री होते हैं ये आपके ठीक पिछले जन्म का कर्म है, और वक्री ग्रह आपको बाध्यता देते हैं कि आपको उस क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा। यदि वक्री ग्रह शुभ प्रभाव में है, शुभ हैं, तो आपके लिए फ़ायदा लाएंगे, और अगर अशुभ प्रभाव में है, अकारक ग्रह हैं, नकारात्मक संबंध बन रहा है लग्न से, तो वो आपको परेशान करेंगे। लेकिन अगर वक्री ग्रह हैं तो ये जिद्दी होते हैं, इनसे आपको बहुत लड़ना पड़ता है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं चक्रों की। हमने तत्व समझ लिए, हमने ग्रहों के पद समझ लिए, हमने अपने पुरुषार्थ समझ लिए। अब बारी आती है चक्र की। हमारे शरीर में मुख्यतः 7 चक्र जो कि ज्ञात हैं सामान्य के लिए, वो हैं। तो सबसे पहला है कुंडलिनी के नाम से जाना जाने वाला मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का है और इसे बुध ग्रह से नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर का है जल तत्व से नियंत्रित होने वाला हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र हमारे जननांग और हमारे जो शरीर का नीचे का उदर है उसके अंदर आने वाले सभी अंगों को निरूपित करता है। यहाँ पर गुदा और हमारे प्रजनन अंग भी आते हैं। इसके बाद आता है हमारा मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र हमारे अग्नि तत्व से संचालित होता है, जिसको कि मंगल कंट्रोल करता है। इसमें हमारे उदर और नाभि के आसपास का हिस्सा आता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे उदर में ही अग्नि है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, जहाँ हमारा खाना पचता है और जहाँ से हमें पोषण मिलता है। इसके बाद आता है अगला जो हमारा चक्र है वो हमारा होता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारे जीवन का संचार है। यहाँ पर हमारे जीवनदायिनी प्राणवायु यानी फेफड़ा और हमारे जीवनदायिनी जो धड़कन है, जो हमारी हृदय गति है, उसको कंट्रोल करने वाला हृदय है। अनाहत चक्र बहुत महत्वपूर्ण चक्र होता है। तो
तो यहाँ पर हमारे हृदय और फेफड़े और रीढ़ की हड्डी के वो भाग आते हैं जो शरीर के मुख्य केंद्रों को संतुलित करते हैं। इसके बाद का अगला चक्र आता है आपका विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो है वो ये आकाश तत्व से निरूपित होता है। हमने जो बताया अभी अनाज चक्र ये वायु तत्व के शनि से नियंत्रित होता है, और जो हमारा विशुद्धि चक्र है वो गुरु से आकाश तत्व से नियंत्रित होता है, और ये हमारे गले के आसपास का क्षेत्र है। अब ये हमने क्षेत्रों को समझ लिया, हमने अपने शरीर में इन क्षेत्र के अंगों को समझ लिया, ग्रहों को देख लिया। अब बारी आती है नक्षत्रों की। हमें पता है एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं और हर पद के लिए एक विशेष वर्णमाला का अक्षर निरूपित किया गया है, जिसके आधार पर नॉर्मली आपने सुना होगा कि राशि का नाम रखा जाता है। लेकिन ये वर्णमाला के जो शब्द नक्षत्रों से जुड़े हैं उनका काम केवल यहीं तक नहीं है। ये वर्णमाला के जो 4 पदों के 4 अक्षर हैं ये किसी न किसी हमारे इन 7 चक्रों में से संबंध बनाते हैं। 7 में से मुख्यतः हम 5 चक्र की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शरीर के रोगों की बात हो रही है तो पंच तत्वों की बात होगी, क्योंकि पंच तत्व ही हमारी समस्या की जड़ हैं। बाकी सूर्य, चंद्र, राहु, केतु ये इन पंच तत्वों से प्रभावित होकर या इनको प्रभावित करके आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी नवमांश कुंडली है, नवमांश कुंडली की जो राशियां हैं और जो उनके केंद्र के 4 भाव हैं, उन भावों से हमारे जीवन के विभिन्न आयाम देखे जाते हैं। अब यदि नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में, यानी जिसे कि हम 64वां नवांश भी कहते हैं, अगर चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध अष्टम भाव से बन रहा हो, या अष्टम का ग्रह ही आपके उस जगह पर आ जाए, साथ में उसका लग्नेश से संबंध बन जाए, तो ये दिखाता है कि आप किसी न किसी मोक्ष त्रिकोण की पीड़ा से परेशान रहेंगे। और मोक्ष त्रिकोण की पीड़ा में हमारी बीमारियां भी आती हैं। कभी कभी कि हमारा शरीर बिल्कुल निरोगी है, लेकिन हम मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं, बिना बात के बीमार। और कभी कभी तो सचमुच में कोई समस्या हो जाती है। हम यहाँ उदाहरण के लिए लेते हैं कि शनिदेव हैं। शनिदेव तो स्वयं रोग के कारक हैं, कर्म के कारक हैं। तो अब अगर शनिदेव मान लिया अष्टम भाव से जुड़ रहे हैं और ये आपके नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव से भी जुड़ रहे हैं, या चतुर्थेश ये स्वयं हैं नवमांश कुंडली के 64वां नवांश के, तो ये दिखाता है कि आपके जीवन का संघर्ष लंबा होगा। शनि कर्म के कारक हैं, संघर्ष के कारक हैं, और शनि रोग के, दुखों के, पीड़ा के कारक हैं। तो यानी आपके मोक्ष त्रिकोण में शनिदेव के आने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में कर्म को, यानी अपनी आयु से लेकर तंग रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर अष्टम में शनिदेव आ जाएं तो आपकी आयु बहुत लंबी होती है। कई बार कहेंगे कि भगवान मुझे उठा ले तभी अच्छा है, क्योंकि शनि आपको आसानी से बख्शते नहीं हैं। और वो भी इसलिए नहीं बख्शते हैं क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किए हैं कि आपको छोड़ा ना जाए। अगर शनि वक्री हैं तो आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आए हैं कि आपको इस जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा। अगर शनि सुप्रभाव में है तो ये आपको धन धान से परिपूर्ण भी कर सकते हैं। तो किसी ग्रह का नकारात्मक या सकारात्मक आपको देखना है तो आप उसका लग्नेश, लग्न से संबंध देखिए। हाँ, नैसर्गिक प्रभाव तो रहेगा। अब हम बात करें थे शनि मान लिया आपके 64वें नवांश से संबंधित हैं, अष्टम भाव से संबंधित हैं, लग्न से संबंधित हैं या लग्नेश से संबंधित हैं, तो ये दिखा रहा है कि शनि जी प्रॉब्लम लेके आएंगे आपके जीवन में। अब आप देखिए कि शनि देव किस नक्षत्र में हैं, उस नक्षत्र का पद कौन सा है और उस पद का अक्षर कौन सा है। अब वो अक्षर, इन जो हमारे ये जो 5 मुख्य चक्र हैं, इन 5 में से किसी एक चक्र में वो अक्षर जरूर आएगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर इन 5 चक्रों में ही समाहित हैं। तो इन 5 चक्रों में से जिस चक्र में नक्षत्र का अक्षर आ रहा है, आप उस चक्र के आसपास के क्षेत्रों में जाइए, वहाँ पर जो अंग हैं उसमें जाइए। अब ये देखिए कि शनि देव किस राशि में है। हर एक राशि एक अंग विशेष को निरूपित करती है, और अंग विशेष में कई सारे, ऐसा नहीं कि मान लिया सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि केवल हमारे हृदय को ही नहीं निरूपित करती है। सिंह राशि से हमारे मस्तक, हमारे सिर का भी विचार होता है। हमारे मानसिक, जो हमारी मानसिक क्षमता होती है, वैचारिक क्षमता होती है, उसका भी विचार होता है। सिंह राशि से हमारे मस्तक का भी विचार होता है। तो हो सकता है कि जरूरी नहीं कि ये सिंह राशि में कोई ग्रह आ गया है, उसका अष्टम से संबंध बन रहा है, 64वें नवांश में आ गया है तो वो आपको हृदय रोग ही दे। हो सकता है आपको सिर में कोई चोट चपेट लगी हो, कोई सिर की प्रॉब्लम आ जाए, कोई माथे पे चोट आ जाए, माथे पे गोमड़ निकल जाए। तो ग्रह को पकड़ना इतना आसान नहीं है जब तक आपको राशियों का पूरा विवरण नहीं पता हो, और नक्षत्रों से के तत्व भी नहीं। नक्षत्रों का भी, हर एक नक्षत्र का एक तत्व होता है।
हर एक नक्षत्र की एक विशेष जाति होती है, उसका एक विशेष धर्म होता है, उसके एक विशेष देवता होते हैं। ये सभी चीज़ों से हमें पता लगता है, पिन पॉइंट कर पाते हैं कि कौन सा अंग आपका या कौन सा क्षेत्र आपका जीवन का प्रभाव में आएगा। अब मान लिया कि शनिदेव इन सभी नकारात्मक पहलुओं से जुड़ रहे हैं और वो मूलाधार चक्र से संबंध बना रहे हैं। तो मूलाधार चक्र आपके कमर का रीढ़ की हड्डी के साथ जो जोड़ होता है वो क्षेत्र कहलाता है। और पृथ्वी तत्व का मामला है, पृथ्वी तत्व हमारे जीवन में अस्थायित्व देते हैं। शरीर के वो सारे अंग जो हमारे जीवन को अस्थायी रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं। तो अब आपको इस क्षेत्र के आसपास के किसी अंग में पृथ्वी तत्व की समस्या हो सकती है। इसीलिए आयुर्वेद में जो आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं उनको पता होना चाहिए कि बिना ज्योतिष के ज्ञान के आयुर्वेद की पढ़ाई नहीं होती है। ज्योतिष एक आयुर्वेद का अभिन्न हिस्सा है। तो इसीलिए ज्योतिष पढ़ाया जाता है कि आप उन तत्वों को समझ के आप इलाज सटीक कर सकें। इसीलिए आयुर्वेद से ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज हो जाता है जो आज की विज्ञान है वो नहीं पकड़ पाती है, यह पकड़ लेती है लेकिन इलाज नहीं कर पाती है। क्योंकि जब इलाज की बात आती है तो तत्वों को पकड़ना ज़रूरी होता है। और हमें पता है कि हमारी एक छोटी सी शरीर का एक छोटा सा बाल भी जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारे शरीर की एक आँख है, आँख से हम देखते हैं, इसमें भी 5 तत्व समाहित हैं। तो कौन सा तत्व, अब आँख में मान लिया आपकी आँख में रोशनी कम है, तो रोशनी क्यों कम है? हो सकता है डॉक्टर चेक कर ले, आपको बताए कि भाई आपका रेटिना सही ढंग से फोकस नहीं हो रहा है, आपके फोकसिंग प्रॉब्लम है। अब फोकसिंग का प्रॉब्लम मतलब हमारी मसल्स वीक हो सकती हैं, हमारा लेंस कमज़ोर हो सकता है, हमारा आई का रेटिना का पोस्चर गलत हो सकता है। तो ये सब तत्वों का ही खेल है। तो अब आप देखिए शनि मान लिया, तो मैं बताया शनि, अब सपोज करिए आपकी कुंडली में शुक्र है, वो अष्टम भाव से जुड़ रहा है। अगर आप किसी क्रोनिक समस्या से ग्रसित होने वाले होंगे तो क्रोनिक समस्या लाने के लिए सबसे बड़ा ग्रह जिम्मेदार है भोग का कारक, वासनाओं का कारक, इच्छाओं का कारक हमारा राहु ग्रह है। हम जब भी आप किसी रोग के शिकार होते हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि आपके कुंडली में राहु जरूर बली होगा। बिना राहु को बल मिले हुए आपका कोई असाध्य रोग आपको जल्दी से नहीं आएगा। राहु और गुरु जब जुड़ते हैं तभी असाध्य रोग देते हैं। तो अगर आपको, और ये कैसे होता है आप देख सकते हैं, आपके घर के आसपास भी आपको राहु केतु के लक्षण मिल जाते हैं। इसके पहले मैं वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ राहु और केतु क्या बताते हैं। घर के में अगर हम बात करें तो घर में जो साउथ वेस्ट की दिशा होती है वहाँ पर जो आपके नकारात्मक पहलू हैं वो बताते हैं कि आपका राहु नकारात्मक बली है या सकारात्मक बली है। ऐसे आपके नॉर्थ ईस्ट का पहलू बताता है कि आपके यहाँ गुरु सकारात्मक बली है या नकारात्मक बली है। तो आप इन दोनों जगहों का देखिए अपने घर में। आपके घर के आसपास शमशान घाट होगा, लावारिस पड़ा होगा, गंदा संदा होगा, मेंटेन नहीं होगा, तो ये राहु का क्षेत्र आता है। नाला है, सीवर है, बह रहा है, नालियाँ बदबदा रही हैं, कोई सफाई नहीं कर रहा, तो ये राहु का क्षेत्र है नकारात्मक। सकारात्मक है तो ज़रूर हो सकता है आपके घर के ठीक सामने सीवर हो, लेकिन आपको वहाँ स्मेल नहीं आएगी, साफ़ सफाई रहेगी। आप क्योंकि सीवर तो आज सबके घर में है, आप कहाँ राहु को हटा सकते हैं? पहले तो राहु घर के बाहर होते थे, अब तो सबके घर में बेडरूम के बगल में राहु है का स्थान है, यानी राहु शौचालय भी है हमारा। अब पता आप शौचालय में यूज़ तो रोज़ करते हैं, लेकिन सफाई करने के लिए आप इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा तो करेगा, नहीं आया तो चलने दो जब तक चल रहा है। ये राहु नकारात्मक है। आपके शरीर पे मस्सा है, वो मस्सा जिसमें बाल होता है, खास करके उस मस्से में अगर बाल आ गया तो ये नकारात्मक राहु है। तो आप अपने शरीर के लक्षण से, अपने आसपास के लक्षण से समझ सकते हैं कि आपका राहु नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो जब राहु नकारात्मक होता है तो आपको उस तरफ लेके जाता है, जैसा इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ राहु केतु और राजयोग। आप उसमें देखिए कि राहु केतु कैसे हमारे जीवन को दिशा देते हैं। अब वो दिशा गलत या सही कैसे होती है वहीं से समझ में आता है। तो अब अगर राहु का संबंध अष्टम से बन रहा है, 64वें नवान से बन रहा है, लग्न लग्नेश से बन रहा है, और साथ में शनि, रोग के लिए शनि से संबंध बनना निहायत ज़रूरी है। बिना शनि से संबंध बने आप रोग का कर्म ही नहीं करेंगे, आपको रोग महसूस ही नहीं होगा। अगर शनि से संबंध नहीं बन रहा है तो हो सकता है आपके शरीर में रोग हो और आपको जीवन के आखिरी क्षण में पता लगे कि मैं तो इस रोग से ग्रसित था, यानी जिसे बोलते हैं ना चटपट, तो वो नौबत आती है। लेकिन अगर शनि जुड़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपने रोग को लेके अपने जीवन में तंग रहेंगे। तो अगर शनि का, राहु का, लग्न का, लग्नेश का, अष्टम भाव का, छठे भाव का और 64वें नवांश का संबंध बन रहा हो तो आप इन सब को देखिए कि ये कौन से चक्र में जा रहे हैं, उन नक्षत्र के वर्णमाला से संबंधित चक्र।
उस चक्र से आधार पर आपको उस पर्टिकुलर पोर्शन में उस पर्टिकुलर तत्व की समस्या आने के चांस बढ़ जाते हैं। अब जैसे मैंने बात की कि शुक्र की, क्योंकि शुक्र आज की जीवन का सबसे कठिन पहलू है। सभी को भोग चाहिए, शुक्र भोग का कारक है। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़े सब कुछ बड़ा बड़ा, ये शुक्र है। और शुक्र ही की समस्या सबको है। जितनी ब्लड के रोग हैं वो सब शुक्र से ही कंट्रोल होते हैं, एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। जैसे स्टंट पड़ता है उसमें शुक्र का रोल कम होता है, बुध का रोल ज़्यादा होता है। लेकिन खून, जैसे शुगर का प्रॉब्लम है, शुक्र का क्षेत्र है। किडनी की प्रॉब्लम है, शुक्र का क्षेत्र है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, शुक्र का क्षेत्र है। इम्पोर्टेंसी है, शुक्र का क्षेत्र है। आपकी आंखें, सबकी आंखें आजकल चश्मा चढ़ गया है, ये शुक्र का क्षेत्र है। रिश्ते बनते ही टूट जा रहे हैं, ये शुक्र का क्षेत्र है। तो इसलिए मैं शुक्र पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अगर मान लिया आपका शुक्र यहाँ पर आ गया, तो अब आपको देखना है कि शुक्र का नक्षत्र का शब्द कौन से चक्र से संबंधित है। अब शुक्र स्वयं में जल तत्व है, लेकिन हो सकता है नक्षत्रगत आधार पर ये आकाश तत्व यानी कि आपके विशुद्धि चक्र में चला गया हो। तो यानी अब वहाँ पर आपको शुक्र की संबंधित समस्या आएगी। आकाश तत्व से विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व है, और वहाँ पर शुक्र का जो अंग है वो थायराइड है, यानी थायराइड ग्लैंड्स। यहीं पर अगर हम मान लिया शुक्र की जगह यहाँ पे बुध आ जाए तो हमारी आहार नली है। अगर बुध की जगह गुरु आ जाए तो ये हमारी वाणी है, शब्द है, जो हम उच्चारण करते हैं वो गुरु से नियंत्रित होता है। बुध हमारी क्षमता को बताते हैं, जो हमारी वाक्य शैली है, जो हमारी वक्त बोलने का गुण है वो बुध है। लेकिन जो शब्द का उच्चारण होता है वो हमारे गुरु से कंट्रोल होता है। तो गला गुरु के उसमें आया, यानी शब्द का जो तत्व है वो गले से देखा जाता है। अब ऐसे ही मान लिया शुक्र का स्वादिष्ठान चक्र में चले गए, तो स्वादिष्ठान चक्र में आपकी किडनी है, आपकी ओवरी है। तो आपके जितने प्रजनन अंग से हैं वो सब शुक्र के अंदर आते हैं, वो वहाँ पर हैं। तो हो सकता है कि आपका जो शुक्र अष्टमेश बन के या अष्टम भाव में रह के राहु केतु शनि से जुड़ के, लग्न से जुड़ के वो वहाँ पर संबंध बना रहा हो, तो आपको इन अंगों में प्रॉब्लम हो सकती है। अब यह मान लिया वो मणिपुरा चक्र में आ गया, तो मणिपुरा चक्र में भी ग्लैंड्स हैं। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो निकलते हैं वो भी शुक्र से ही कंट्रोल होते हैं। तो हो सकता है कि आपके पेट में खाना पचाने के जो एंजाइम्स हैं वो ढंग से नहीं निकल रहे हो, आपको पोषण के शिकार हो जाएं। खाते तो दिन में 4 बार हैं, लेकिन शरीर में एक भी नहीं लग रहा है। आप जब मिनरल्स का टेस्ट कराएंगे तो आपके मिनरल डिफिशिएंसी आएगी, क्योंकि जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो मिनरल एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये हम इन चक्रों से इन चक्रों में जो हमारे तत्व हैं वो और जो अंग आते हैं उनसे हम लिंक करके उस नज़दीक तक पहुंच सकते हैं। और उसके आगे तो आपका काम आसान कर देता है आज का विज्ञान। तरह तरह की जांचें उपलब्ध हैं। आपको डॉक्टर को हिंट देने की ज़रूरत है कि शायद सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, फटाफट आपका टेस्ट। वैसे भी डॉक्टर टेस्ट कराने में आजकल तेज़ हैं। आपको अगर नाक में खुजली हो रही है तो भी हो सकता है आपका ओवरऑल सीटी स्कैन हो जाए। तो डॉक्टर की गलती नहीं है, आदमी चाहता है कि कहीं पर कुछ छूट न जाए। तो आप अपने, जब आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। जैसे मैंने आईकास का नाम लिया, वहाँ आईकास में बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी लोग हैं, आप उनसे संबंध कर सकते हैं, तो वो आपको पिन पॉइंट बता सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आदमी की अफोर्डेबिलिटी कितनी है। तो इस आधार से आप अपने रोग को पकड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि राहु केतु का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है तो आपके शरीर में कोई ना कोई अंग जरूर किसी न किसी असाध्य पीड़ा से संबंध बनाएगा। अब वो डिपेंड करेगा ग्रह कौन सा है। अगर बुध आ गया तो आपकी हो सकता है वाणी खराब हो सकता है आपको कोई पोलियो का प्रॉब्लम हो, आपकी मोबिलिटी में इशू आ जाए, हो सकता है आपकी जो कान है, इन कानों में आपको कोई दिक्कत मिल जाए, कान का पर्दा डैमेज होना हो या कान में खराबी हो जाए जो कि ठीक ना हो। तो ये बुध का क्षेत्र है। अगर वहाँ पर शुक्र आ गया तो मैंने बताया किडनी है, ग्लैंड्स है, ओवरीज हैं, हमारे टेस्टोन्स का जो पार्ट है वो है, प्लस हमारा जो ओवल्यूशन सिस्टम है वो है, थायराइड ग्लैंड्स है, हमारी आइज़ हैं। अगर वहाँ पे गुरु आ गए तो गुरु, जैसे मैंने बताया, हमारे स्वर है, हमारी वाणी है, वो जो शब्दों का उच्चारण है वही गड़बड़ हो सकता है। अब वहाँ पर गुरु की बजाय आपके मंगल देव आ गए, तो मंगल देव हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के कारक हैं। जो हमारे शरीर में मसल पावर है वो मंगल देव से होता है। तो आपकी हो सकता है कोई मसल, यानी आपकी मसल वीक हो, आप पैरालाइज हो जाएं, या कहीं ऐसी दिक्कत हो कि आपके जो स्ट्रेंथ है बॉडी की वो प्रॉब्लम में आ जाए। मंगल हमारे दांत हैं, मंगल हमारी भौहें हैं। हो सकता है आप दांत से लेके असाध्य रोग में परेशान रहें।
दांतों में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि आप उससे जूझते जूझते जीवन यापन करते रहें, तो ग्रह क्या करेगा? अब ये दांत होगा कि आपकी भौहें होंगी, हमारी अन्य ट्यूब्स होंगी, उन ट्यूब्स में ब्लॉकेज होगा, या उनकी मसल पावर, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा रिफ्लेक्स सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो वो बुध और मंगल का कंबाइंड एरिया है। अगर हमारा जो बाउल सिस्टम है, बोलते हैं ना कि जब प्रेशर होता है तो आदमी का बाउल प्रेशर यानी बाउल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तो वो कहाँ से आएगा? वो भी आता है, मंगल से ही आता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो चक्र में कौन सा अंग आ रहा है, कौन सा तत्व आ रहा है, और वो ग्रह किस राशि में है, और वो राशि नवमांश में कहाँ गई है। यानी इन सबको आप एक साथ जोड़ के अपने शरीर के रोगों की नज़दीक तक पहुंच सकते हैं। कन्फर्मेशन एक अलग बात है, उसके लिए उसी आपको आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से अथवा जो भी आज के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक टूल्स हैं, उनको प्रयोग करके डॉक्टरों की मदद लेके आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। और यदि ये क्रोनिक लग रहा है, यानी राहु केतु इसमें जुड़ रहे हैं, तो केतु सर्जरी बताता है, तो आप सतर्क रहिए। वो नौबत ही मत आने दीजिए कि आपके शरीर पर कैंची चले। और राहु आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपने खान पान पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी भागम भाग पर, अपनी लालच पर कंट्रोल करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे शरीर पर दबाव डालती हैं, हमारे मन का सुकून छीनती हैं। और जब हमारे मन का सुकून जाएगा, निद्रा खराब होगी, तो स्वाभाविक है कि हमारा शरीर रोगी बनेगा। तो राहु केतु और कुछ नहीं है, ये इन्हीं एरिया को कंट्रोल करते हैं। तो आप देखिए अष्टम भाव को, अष्टम के ग्रह को, अष्टमेश को, इनका लग्न लगने से संबंध देखिए, राहु शनि से संबंध देखिए, किस नक्षत्र में है ये, उस नक्षत्र का, उस ग्रह का आप चक्र में संबंध देखिए, और चक्र के आधार पर आप अपने अंग को समझिए, और अंग से आप अपने तत्व को समझिए। इसके आगे बारी आती है कि हम अगर कोई बीमारी समझ में आ रही है तो उपाय क्या है। तो आपने सुना होगा बीज मंत्र। हमेशा जब आप बीज मंत्र का प्रयोग करें तो किसी न किसी सक्षम गुरु से ही लेकर बीज मंत्र का जाप करें। जो नॉर्मली अथर्ववेद के मंत्र हैं वो आप जप कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई कीलक यूज़ करते हैं, जब कोई आप संपुट यूज़ करते हैं, जब कोई आप बीजाक्षर यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपको किसी सक्षम गुरु से ज़रूर गुरु मंत्र लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको इनका जप करना चाहिए। अन्यथा और कई रास्ते हैं जिन्हें आप किसी गुरु से मिलकर समझ सकते हैं कि आप उनको कैसे इनिशिएट करें। बिना इनिशिएट किए मंत्र का जाप संपुट के साथ या बीजाक्षर के साथ नहीं करना चाहिए। तो आप ये जो बीजाक्षर हैं ये भी इन्हीं चक्रों पे ही नियंत्रित हैं। आपको जो मैंने बीच बीच में चित्र दिखाए, जैसे मूलाधार चक्र हुआ, स्वादिष्ठान चक्र हुआ, उन चक्रों में वर्णमाला के अक्षर भी आपको लिखे हुए हैं। तो जो वर्णमाला के अक्षर हैं इन्हीं के आधार पर मंत्रों का चुनाव किया जाता है कि आपका जो बीज मंत्र होगा वो कौन सा होगा। जैसे मान लिया हम अनाहत चक्र की बात करें तो अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम। अगर हम विशुद्धि चक्र की बात करें तो वहाँ का है हम। अगर हम स्वादिष्ठान चक्र की बात करें तो उसका वम। हम मूलाधार की बात करें तो उसका है लम। तो इस तरह से ये जो बीजाक्षर हैं इन्हीं से मंत्रों का भी निर्माण होता है। मंत्र एक अलग विषय है, उस पर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अभी उस पर भी सीरीज चल रही है। तो इस प्रकार आप अपने जीवन की समस्या को पिन पॉइंट कर सकते हैं। स्वयं से अगर कर रहे हैं तो ध्यान रहे एक बार में पैनिक मत होइए, 2-4 बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो किसी सक्षम से सलाह लीजिए। लेकिन हाँ, एक आइडिया आप मोटा मोटी लगा सकते हैं। तो ये चैनल मैंने पहले ही बताया है, उनके लिए है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। और ज्योतिष में आखिरकार है क्या, अगर है तो कैसे है, इस विज्ञान के पीछे का रहस्य क्या है, उसको समझने के लिए है। क्योंकि ज्योतिष वैसे बहुत गहन विषय है, इसको समझने के लिए काफ़ी लंबा समय और अध्ययन देना चाहिए। तो आशा है आपको यह विषय इस सिंपल भाषा में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप कमेंट करके किसी एक विषय के बारे में या कोई आपको इसमें समझ में नहीं आई है बात, अगर वो आप बताएंगे तो हम उस पर एक अलग से छोटा वीडियो आपको बनाएंगे, जिससे कि आपको मैं केवल उसी पॉइंट को ही एक्सप्लेन करूँगा। आशा है इस चीज़ को आप आगे भी लोगों को तक पहुँचाएँगे। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।